हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके जो 12th का मैथ का पेपर है वो 3 मार्च को है। आपके पास बहुत कम ही समय बचा है। अब आप इस समय जो है पूरी किताब लगाने के लिए मत बैठ जाइएगा, ठीक है। या ऐसा करने लगो कि अपनी पूरी नोट्स रिवीजन कर डालनी है। नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, लेकिन इतना समय नहीं है कि आप अब एक एक सवाल को लगाने बैठ जाओ। हर चैप्टर से क्या करना है, महत्वपूर्ण फार्मूलों को एकदम बार बार रिवाइज करना है और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको बार बार रिवाइज करना है। जिसमें समस्या आ रही है उसको क्या कर सकते हो, एक बार कर सकते हो। बाकी ऐसे जैसे अखबार नहीं पढ़ा जाता वैसे क्या करना है, सवालों को देख लेना है। आज के वीडियो में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे वेक्टर एनालिसिस के, इस सदिश के। तो शुरुआत पहले सवाल से करेंगे और आज वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आपको मॉडल से कैसे पढ़ना है और मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। निश्चित रूप से आपको जो है एग्जाम में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। मैं हूँ मुकेश यादव और आप आ चुके हैं मैथ सुपरविजन पे। तो कंटिन्यू करते हैं शानदार क्लास को। सबसे पहले सवाल देखो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है वेक्टर का। कह रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं ए तथा बी हो तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहला फैक्चुअल क्वेश्चन लिया है, किससे, सदिश से। अब भैया अगर तुमको इसका फार्मूले नहीं पता होगा तो सवाल कैसे करोगे। तो बात समझ में आ रही है। आपको क्या करना है, हर चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं कहेंगे, सारे फार्मूलों को रिवाइज कर डालो, उनको बार बार लिखो, उनकी प्रैक्टिस करो और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं वो। तो सबसे पहले इसको करते हैं। सबसे पहले क्या डाल लेंगे, हल डाल लेंगे। करना कैसे, भाषा कैसे लिखनी, ये देखो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न हो जाएं ए तथा बी हैं, तो लिख दो दिया है। सबसे ऊपर डाल देना है, बहुत अच्छे अक्षरों में दिया है समांतर चतुर्भुज की संलग्न हो जाएं। समांतर चतुर्भुज लिखा नहीं, बना दिया, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं। संलग्न का मतलब होता है पास पास वाली। संलग्न भुजाएं कौन कौन सी दे रखी हैं, तो ए वेक्टर दे रखा है, कितना 3i प्लस जे कैप 3i कैप प्लस 4k कैप, और एक बी वेक्टर दे रखा है i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर उसकी संलग्न हो जाए दिस और दिस हो, मतलब ए और बी हो, तो इनका क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, जब ए और बी क्या होती हैं, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको संलग्न भुजाएं पता ही हैं। संलग्न भुजाएं मतलब एक बार बच्चों प्यार से समझ लो क्या होता है। जैसे एक हमारे समांतर चतुर्भुज है तो ए भुजा और ए भुजा क्या है, संलग्न है, क्योंकि पास वाली भुजाएं हैं। ए भुजा भी संलग्न होगी क्योंकि ये दोनों आपस में पॉइंट, ये देखो यहाँ पे कॉमन पॉइंट होता है, जिनमें कॉमन पॉइंट होगा। ए बी भुजा क्या है, संलग्न है। तो जब समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी हो गई तो सबसे पहले उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, फिर उसका क्या निकालना, मैग्नीट्यूड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। अब ए क्रॉस बी में हमको महारत हासिल है, क्या करते हैं, सारणिक बना लेते हैं और उसमें आई कैप जे कैप और के कैप लिख देते हैं। फिर सबसे पहले क्या लिखा है, आई मतलब ए लिखा है, सॉरी ए लिखा है, तो ए के गुणांक लिखो आई जे के। आई का गुणांक 3, जे का गुणांक कितना है 1 और के का गुणांक 4। अब बी लिखा है तो बी का आई का गुणांक 1, जे का गुणांक -1 और के का गुणांक +1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आई कैप सबसे पहले कहाँ से, हम पहली पंक्ति के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, तो क्या रूल होता है, पहले आई कैप लिखो, फिर वो वाली कॉलम और वो वाली रो कैंसिल हो जाती है जिस वाले एलिमेंट को लेते हैं। तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल हो गई, फिर इसकी गुणा इससे करो, 1 × 1 दैट इज़ 1, बीच में होता है माइनस फार्मूले में, फिर दिस इंटू दिस -4, तो -4 लिख देंगे बस। फिर बीच वाला टर्म क्या होता है, माइनस के साथ होता है, तो माइनस का जे, फिर ये वाला कॉलम कैंसिल, ये वाली रो कैंसिल, 3 × 1 3 -1 × 4 दैट इज़ 4। फिर प्लस का क्या हो जाएगा, के कैप, तीसरा वाला एलिमेंट, मतलब पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, अल्टरनेट चलते हैं। यहाँ पे ए वाला कॉलम कैंसिल, ए वाली रो कैंसिल, 3 × -1 दैट इज़ -3, -1 × -1 सॉरी 1 × 1 दैट इज़ 1, ठीक है।
इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 और 1 5i हो जाएगा, 5i कैप। ये देखो 3 में से 4 जाएगा, माइनस का 1, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का j कैप हो जाएगा। और ये माइनस का 4, तो माइनस की गुणा प्लस से होगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 4k कैप। ये आ गया हमारा क्या, a क्रॉस b। अब हमको बड़ा अच्छे से लिख देना है, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का परिमाण। ए क्रॉस बी का परिमाण कैसे निकालेंगे, जो भी सदिश तुमको दिया गया हो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो अंडर रूट लगा लो। किसी भी सदिश का परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट, आई का गुणांक जो भी लिखा है उसका स्क्वायर, प्लस जो भी जे का गुणांक है उसका स्क्वायर, प्लस जो के का गुणांक है उसका स्क्वायर लिख देना है, बस यही होता है किसी भी सदिश का परिमाण। परिमाण मतलब लंबाई। यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 42। मात्रक लिख देते हैं। अब हमें यूनिट तो पता नहीं किसमें मीटर सेंटीमीटर, मात्रक लिख दो या इकाई लिख दो, यही क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल निकालना है तो काहे में आएगी यूनिट, वर्ग मात्रक में आएगी, वर्ग और लिख देते हैं वर्ग मात्रक। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो बच्चों, इसी सवाल पे क्या बन सकते हैं, और कई सारे सवाल बन सकते हैं। 3 कैटेगरी के सवाल। कह रहा समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं। अब वो क्या करेगा, समांतर चतुर्भुज की दे देगा त्रिभुज, कहेगा एक त्रिभुज की संलग्न भुजाएं दिस और दिस हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ नहीं होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल तुमसे पूछा जाए तो क्या होता है, 1/2 ए क्रॉस बी का परिमाण। ये होता है किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इतनी बात याद रखनी है। तो यहाँ जैसे आया था, कितना आया था, अंडर रूट 42 आया था, इसमें बटा 2 और हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब तीसरी बात तो क्या पूछ सकता है, इसी सवाल में क्या बन सकता है सवाल, कह देगा कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ए और बी हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कह देगा इन्हीं को, और कहेगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यही क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज के भी क्षेत्रफल हो जाता है, कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 d1 क्रॉस d2, d1 क्रॉस d2, जहाँ d1 और d2 क्या है, समांतर चतुर्भुज के क्या हैं, विकर्ण हैं। तो जब भी विकर्ण दे दिए जाएंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और 1/2 लिख दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए क्रॉस बी, जहाँ ए और बी क्या हैं, संलग्न भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, जहाँ ए और बी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं। तो 3 तरीके के सवाल क्लियर हो गए। ऐसे ही आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए। अब ऐसा थोड़ा हो कि एक सवाल लगाया फिर दूसरा लगाया तीसरा, नहीं, केवल एक लगा लिया उसी तरीके से सारे सवाल हैं तो हो जाएंगे। अब एक दूसरा कैटेगरी के क्वेश्चन बनता है आपके वेक्टर में, जिसमें वो क्या कहता है कि एक सदिश दूसरे पर लंब है और किसी न किसी का मान पूछ देता है, या कहता है सिद्ध करो कि 2 सदिश एक दूसरे पर लंब हैं। तो वैसे एक क्वेश्चन लिया है, कह रहा ज्ञात करो कि लैम्डा के किस मान के लिए सदिश ए और बी क्या हैं, एक दूसरे पर लंब हैं। अब देखो बच्चों, अगर 2 सदिश एक दूसरे पर लंब होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट, मान लो एक सदिश ए है और एक सदिश बी है और एक दूसरे पर लंब हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, याद रखना है। अगर 2 सदिश एक दूसरे पर लंब हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, a डॉट बी इक्वल्स टू 0 आएगा। इतनी बात याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ज्ञात करो लैम्डा के किस मान के लिए ए और बी एक दूसरे पर लंब हैं। तो हमको पहले से दे रखा है तो डाल लेंगे हल। यहाँ पे क्या निकालेंगे, a डॉट बी दिया है, दिया क्या है, ए वेक्टर बराबर कितना है। अब आपको देखो अभी मॉडल से कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इतना समय नहीं है कि अब सारे क्वेश्चन ऐसे करा दें लिख के, तो हो ही नहीं पाएंगे। एकदम कवर हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। 12j माइनस का 2k,
ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, कह रहा है एक दूसरे पर लंब हैं, तो कैसे करेंगे, लिखेंगे चूंकि ए तथा बी वेक्टर लंबवत हैं, कैसे हैं, लंबवत हैं, तो हम कंडीशन जानते हैं जब दो वेक्टर एक दूसरे पर लंब होंगे तो क्या होता है, ए डॉट बी जीरो होता है साहब। तो ए डॉट बी क्या कर देना है, इस जगह नहीं है तो यहीं पे लिखे दे रहे हैं, इट इम्प्लाइज दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब ए कितना है 15i माइनस का लैम्डा जे कैप प्लस का 30 के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, तो 16i कैप प्लस 12j कैप और माइनस का 2k कैप, और ये कितना आएगा, बराबर 0 आएगा। इतनी बात क्लियर है। अब डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं बच्चों होता है, i की i के साथ गुणा, j की j के साथ गुणा और k की k के साथ चिन्ह सहित। तो 15 की गुणा किससे हो जाएगी, 16 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणे 16। अब ये देखो माइनस के लेमडा की गुणा होगी प्लस के 12 से, तो माइनस का 12 गुणे लेमडा हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणा प्लस माइनस, फिर प्लस के 30 की गुणा होगी -2 से, तो माइनस ही हो जाएगा 30 गुणा, क्योंकि प्लस गुणा माइनस माइनस, 30 गुणा 2 बराबर 0 हो गया। अब हमको भैया किसकी वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए। यहाँ देखो 15 की गुणा कर दो किस में, 16 में, तो ये कितना हो जाएगा 30 और 8 3 24 240, और ये देखो 30 की गुणा कर देते हैं तो 30 दूना 60 हो जाएगा, और माइनस का 12 लैम्डा इधर लिए आए तो प्लस का 12 लैम्डा हो गया। इतनी बात क्लियर है। 240 में से 60 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 180 बराबर 12 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 से भाग कर दो, 12 एकम 12 और बच गया कितना 6, 12 पंचे 60, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया होगा। जब भी सदिश क्या कहेगा, लंबवत की कंडीशन कहेगा कि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे, तो जब भी दो सदिश एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा, और उसी कंडीशन को लगा के हमने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब देखो बच्चों, आप लोगों को बताते हैं कि मॉडल से कैसे करना है, और मॉडल से आज बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को कराएंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन जो है लिख कर करा दें, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास मॉडल है, आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या करना है, इसके अतिलोकोत्तरी प्रश्नों को छोड़ देते हैं, और यहाँ से देखो, या थोड़े बहुत कर लेंगे। देखो यहाँ से सवाल नंबर जैसे 6 है, क्या कह रहा है, एक कण पर 3 बल 2i + 3j + 4k i - 4j और -3i + j + 4k लग रहे हैं, सिद्ध कीजिए कण संतुलन की अवस्था में है। तो क्या होगा, देखो बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझना है। कैसे, जैसे कोई पॉइंट है और इस पर क्या कहें, 3 फोर्स लग रहे हैं, मान लो एक F1 ऐसे लग रहा है, और एक F2 इस तरीके से, और मान लो एक F3 है, ये भी इनवर्ड लग रहा है इस तरीके से, और कहेगा कि तीनों बल संतुलन की अवस्था में हैं। तो संतुलन की अवस्था में कब होंगे, जब F1 + F2 या जितने भी बल लग रहे हैं उन सबको अगर हम जोड़ दें तो उनका समेशन कितना आना चाहिए, हमेशा 0 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है 3 बल थे, तो तीनों बलों का परिणामी निकालेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। तो पहले वाले फोर्स को जोड़ दिया, दूसरा दिया था उसको, तीसरे को जोड़ दिया। अब देखो यहाँ था 2i और +i 3i, और माइनस का 3i कैंसिल तो 0i हो गया। ऐसे यहाँ था प्लस का 3j और माइनस का 4j, तो माइनस का j बचा, और माइनस का j प्लस का j, ये भी कैंसिल आउट, ऐसे प्लस का 4 के माइनस में। तो ओवरऑल हमारा क्या आ गया, एक 0 वेक्टर हमको मिल गया। तो तीनों बल कैसे हो जाएंगे, संतुलन की अवस्था में हो जाएंगे। बात क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सदिशों दिस और दिस का योग ज्ञात करो। आसान काम है, दोनों सदिशों को जोड़ना है, तो पहला वेक्टर लिख दो प्लस दूसरा वेक्टर लिख दो, i में i, j में j और k में k चिन्ह के साथ जोड़ दो। तो प्लस का 3i और प्लस i 4i, प्लस का 7j माइनस का 5j, तो प्लस का 2j बचेगा, और हम जानते हैं माइनस का 4k और माइनस का 8, तो माइनस का 12k हो जाएगा। बात खत्म है जी, कितना आसान है। अब कह रहा बिंदुओं दिस और दिस के बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। बिंदुओं दिस और दिस के बीच दूरी ज्ञात करो। अब वैसे तो हमने क्या पढ़ रखा है, 3D में फार्मूला पढ़ रखा है, 10th में भी फार्मूला पढ़ रखा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, लेकिन यहाँ हमको सदिश विधि से बताना होगा। अब देखो बच्चों क्या होता है,
जब भी हमको दो बिंदु दे दिए जाएंगे और उनके बीच पूछी जाएगी दूरी, मतलब एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, यहाँ पे जैसे दो बिंदु थे और इनके बीच दूरी पूछी गई, तो इनके बीच दूरी यही तो होगी। तो हम कह देंगे कि इन दोनों बिंदुओं के बीच एक सदिश मान लेंगे। हमने कहा ये सदिश क्या है, PQ, मतलब P से Q की तरफ ये वेक्टर क्या है, PQ वेक्टर हमने मान लिया है। पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट Q, और वेक्टर हम PQ निकाल लेंगे। तो वेक्टर PQ निकालने का मतलब क्या होता है, PQ, ये हो जाएगा वेक्टर PQ, और PQ का निकाल लेंगे परिमाण तो इसकी लंबाई पता लग जाएगी, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पता लग जाएगी। तो वेक्टर PQ सबसे पहले कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर P क्या होगा, Q माइनस P। याद रखना जब PQ की बात करेंगे तो Q माइनस P, और मान लो हमको QP निकालना होता है वेक्टर, तो पहले वाला पहले बाद वाला लिखते हैं, फिर पहले वाला लिखते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिए हुए थे, पॉइंट दिए हुए थे P और Q। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, इसको बड़े ध्यान से देखना है आप लोगों को, P और Q। तो देखो हाँ यहाँ पे समझा देते हैं ऐसे, देखो P कितना दे रखा है, 1 माइनस 3 और 4, Q कितना दे रखा है, माइनस का 4 1 कामा 2, ये P है और ये Q है। हमको मान लो PQ चाहिए, तो PQ का मतलब क्या होगा, वेक्टर PQ का मतलब Q माइनस P, Q माइनस P। तो डायरेक्ट हटाओ, पहले Q वाला तो माइनस का 4, और फिर इसका x लिखा है तो इसका भी x माइनस P, तो माइनस का 1, और इसके साथ लिख देना I, मतलब पहले x का लिखा तो उसके साथ I, फिर प्लस बीच में फार्मूला, प्लस का फार्मूला, फिर देश माइनस देश, पहले Q लिख रहे हैं तो Q का 1 माइनस और फिर माइनस का 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा, और इसके साथ लिख देना है J प्लस, देखो अब ये देखो एक हट चुका, अब ये वाला तीसरा वाला, तो कितना हो जाएगा 2 में से घटेगा कितना, माइनस का 4, और यहाँ पे K। तो ये हमारा आ चुका है माइनस का 5i प्लस का 4j और माइनस का 2k, ये आ गया हमारा PQ। लेकिन हमको सदिश PQ थोड़ा चाहिए, हमको सदिश PQ नहीं चाहिए, हमें तो इसकी लंबाई चाहिए। तो किसी भी सदिश की लंबाई मतलब उसका परिमाण होता है, तो इसका परिमाण निकाल दो। तो PQ का परिमाण कितना हो जाएगा बच्चों, समझो बहुत ध्यान से समझना है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। तो PQ का परिमाण क्या होगा, I और J और K के गुणांकों का वर्ग, तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब कर देना 5 25 4 चक्कू 16 2 दूना 4, तो 16 4 20 और 25 अंडर रूट 45, यही हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। और यही यहाँ पे किया इन्होंने, पहले क्या निकाल लिया है, देखो उससे कोई नहीं देखना है, इनका नहीं देखना है कि OP OQ, वैसे ठीक है ये पोजीशन वेक्टर होता है, OP OQ ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने PQ निकाला है, तो PQ का मतलब Q माइनस P, तो PQ आ गया हमारा, और फिर यहाँ से PQ की निकाल ली लंबाई, तो इनका वर्ग कर दिया, -5 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 4, तो 45 आया था, हमारा भी ये आया था, कितना आया था अभी देखो हम लोगों ने निकाला अंडर रूट 45। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखना है, PQ निकालेंगे तो Q माइनस P होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि OA और OB इतना हो तो AB ज्ञात करो। वो भी देखो कितना अच्छा सवाल पूछ लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ AB, तो AB निकालना है, AB का मतलब B माइनस है, तो B कितना है भैया OB, तो OB लिख दिया 2i माइनस 3j प्लस K, AB का मतलब B और फिर माइनस है, A कितना है तो OA, मतलब AB वेक्टर का मतलब होता है B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, मतलब B का स्थिर सदिश माइनस A का स्थिर सदिश, ठीक है। तो B का स्थिर सदिश कितना दिया था OB, और A का स्थिर सदिश कितना दिया था इतना, इन दोनों को घटा लिया तो हमारा एक A वेक्टर मिला। लेकिन हमको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ AB, तो इसका क्या निकाल लो परिमाण, तो A का गुणांक I का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, J का गुणांक -5 है तो माइनस, और ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब इसका क्या पूछ रहा है, मापांक, मापांक मतलब देखो इसने भी कह दिया भैया, मापांक ने इसको परिमाण कहना चाहिए, मापांक कह देता है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, वैसे परिमाण ज़्यादा शब्द है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड में क्या होगा, किसी भी वेक्टर का I का गुणांक, J का गुणांक को K का गुणांक, उसको कर लिया, ठीक है। अब एक ये देखो भैया, ये बता देते हैं, चलो कह रहा है सदिश के अनुदिश 3 इकाई का सदिश ज्ञात करो। जब भी तुमसे पूछा जाए 3 इकाई 5 इकाई इकाई सदिश,
तो अनुदिश निकालना हमको 3 इकाई का सदिश। तो पहले इसके अनुदिश हम निकालेंगे इकाई सदिश, और इकाई सदिश का मतलब जिसकी लंबाई 1 होगी, और फिर 3 लंबाई का पूछा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बच्चों कैसे, जैसे यहाँ पे वेक्टर है माइनस का आई, लिख देते हैं। देखो कितना माइनस आई, सॉरी आई माइनस 2j प्लस 2k। तो आई देखो बड़ा शार्ट में समझा रहे हैं, समझ लो। ये मान लो हमारा वेक्टर ए है, हम थोड़ी देर के लिए कह रहे हैं वेक्टर ए है। पूछा क्या है कि के अनुदिश 3 इकाई लंबाई का सदिश ज्ञात करो। तो सबसे पहले इसके अनुदिश, इस वेक्टर के अनुदिश हमको क्या चाहिए होगा, इकाई सदिश। कोई भी वेक्टर दिया हो उसके अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है, तो ए के अनुदिश इकाई सदिश। कोई भी वेक्टर दुनिया का हो उसके अनुदिश इकाई सदिश निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उस वाले वेक्टर को लिख दो और उसका परिमाण लिख दो। यही होता है हमारा इकाई सदिश, और इसको ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ए वेक्टर था, इसका इकाई सदिश ए कैप, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ए वेक्टर हो जाएगा। अब देखो बहुत शार्ट में लिख देंगे, आई माइनस 2j प्लस 2k। हम क्या कर रहे हैं, इसके अनुदिश इकाई सदिश निकाल रहे हैं। तो ए के अनुदिश इकाई सदिश देखो, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, डायरेक्ट 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। क्या करते हैं, आई जे के गुणांकों का क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वर्ग। तो ए कितना आ गया, आई माइनस 2j प्लस का 2k अपान 4 4 9, सॉरी 4 4 8 और 1 9, और 9 का वर्गमूल 3, ठीक। ये आ गया भैया हमारा इकाई सदिश। इकाई सदिश का मतलब ए के अनुदिश एक ऐसा सदिश जिसकी लंबाई 1 है, लेकिन यहाँ वो क्या कह रहा है, कह रहा है 3 इकाई लंबाई का सदिश याद करो। तो 3 इकाई क्या लिखेंगे, 3 इकाई लंबाई का सदिश, लंबाई का सदिश। भैया इसकी लंबाई 1 है, हमको कह रहा 3 लंबाई का चाहिए, तो 3 से गुणा कर दो। कितना आ जाएगा, 3 गुणा आई माइनस 2j प्लस 2k अपान 3 से 3 कैंसिल, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, पूरी जी जान लगा रहे हैं आपके लिए। आप जो है घर पे बहुत अच्छे से मेहनत करके, किसी का अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी हमारे हो जाएंगे। तो अब इस तरीके की उम्मीद है कि आप क्या बना लेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे। कायदे सदिश के अनुदिश इकाई सदिश याद करो, तो दिस सदिश अपान इसका मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सदिश, ठीक है। और ये कह रहा था देखो, इस सदिश की दिशा में एकांक सदिश हमने निकाल लिया, और एकांक दिशा में सदिश कह रहा था 3 इकाई का निकालना है, तो एकांक सदिश निकाल लिया। एकांक सदिश क्या होता है, वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और हमें चाहिए था 3 का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही हमारा आंसर आ गया, ठीक है, आई माइनस 2j प्लस 2k, और यही हमारा आंसर आया था। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को कल डिस्कस करेंगे, अभी ये जो है बताया नहीं आप लोगों को है, छोड़ दो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए और बी दो सदिश इस प्रकार हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू √2, ठीक है बात, और ए डॉट बी इक्वल्स टू -1 है, तो ए और बी के बीच कोण ज्ञात करो। तो तुमको जो कंडीशन एग्जाम में दी गई है, क्या दिया है कि ए डॉट बी कितना है, -1, बस इसी को पकड़ लेना है। ए डॉट बी -1 होता है, ए डॉट बी होता क्या है, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट। हम जानते हैं क्या होता है, अगर दो सदिश ए और बी हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा, यही होता है दो सदिशों का। और वो इसने कितना दे रखा है, ए डॉट बी कितना दे रखा है, तो -1, तो ऐसे -1 लिख लेना है। और फिर कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी √2 है, कितना आसान, ए भी √2 और ए भी √2, और ये कॉस थीटा इक्वल्स टू -1 √2 और 2 अपान में चला जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2। अब माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ अगर, तो 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू हुआ करती है साहब, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब हम स्टैंडर्ड एंगल का फार्मूला यूज करेंगे। हम जानते हैं कि कॉस 180 अंश माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 अंश माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, देखो ये लाइन इसी के बराबर है। और कॉस 180 में से 60 कम हो जाएगा, तो कॉस 120 बचेगा, और इधर कॉस थीटा है, कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से वही हमने यहाँ पे किया। 120 का मतलब कितना होता है, 2π/3, π/3 60 और 60 दूना 120। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको एंगल भी
कंडीशन दे सकता है तो आप कर लेंगे। अब कह रहा है इन सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करो। अभी बताया डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश गुणनफल मतलब होता है सदिशों का डॉट प्रोडक्ट। तो पहला सदिश डॉट दूसरा सदिश, आई की आई से गुणा, 3 पचे 15, ठीक है, डायरेक्ट ये नहीं करना नौटंकी, डायरेक्ट करो। 3 पचे 15, फिर प्लस के 8 की गुणा प्लस के 1 से तो 8 एकम 8, और -2 की गुणा +2 से तो -4, तो घटा लिया, आंसर आ गया। सिद्ध करो कह रहा सदिश दिश और दिश परस्पर लंब है। देखो आ गई कंडीशन, जब भी दो सदिशों को परस्पर लंबवत दिखाना हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या दिखाना होगा, 0 दिखाना होगा। तो पहला सदिश और दूसरे सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला, और जब उसको किया हमने सॉल्व आउट तो कितना आ गया, 0। डॉट प्रोडक्ट फिर से आई की गुणा आई से तो -2 हो गया, ये लिखा है। फिर जे की गुणा -1 की गुणा +3 से तो -3 आ जाएगा, +1 की गुणा +5 से तो +5, -2 -3 +5, ओवरऑल 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, तो ये दोनों सदिश कैसे होंगे, परस्पर लंबवत हो गए। हमारी थोड़ी सी मजबूरी है बच्चों, हम सारे सवाल को नहीं करा सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। अब आपको घर पे करना है, ठीक है, समझ में आ रहा, नहीं तो हमारी भी इच्छा है कि आपको जो है इस पर लिख के ही कराएं कॉपी पे, लेकिन इतना समय नहीं है। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये जो बड़े वाले क्वेश्चंस हैं इनको कॉपी पे ही कराएंगे, परेशान मत होना। और इसके लिए कल वीडियो आएगा आपके लिए। अब देखो और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-4 यहाँ पे देख सकते हैं। कह रहा है यदि a बराबर दिस b बराबर दिस तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, a क्रॉस b हो। a क्रॉस b के लिए महारत हासिल है, कैसे, i j k लिख लेते हैं। पहले a लिखा है तो a के i j k के गुणांक, तो a का i का गुणांक 1, j का गुणांक 2, k का गुणांक -2। फिर b का गुणांक देख लेंगे, 2 3 -1, 2 3 -1। इसको सॉल्व आउट कर लिया तो ये आ गया हमारा a क्रॉस b, लेकिन उसने कहा था मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। अब a क्रॉस b हमारा एक सदिश आ गया a वाला, और किसी भी सदिश का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट लगा दो चुपचाप, i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग और k के गुणांक का वर्ग, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो ये भी अच्छा सवाल है। दो सदिशों a और b के परिमाण क्रमशः दिश और दिश हैं तथा a डॉट b कितना है 1। अभी पिछले सवाल की तरह आ गया, किसकी तरह, जैसे a था, a वाला यहाँ दे रखा था, उनके परिमाण दे रखे हैं, यहाँ इसने भाषा में लिख दिया है कि a और b के परिमाण इतने हैं। तो जब भी कहा जाए कि सदिश के परिमाण, इसका मतलब क्या, जैसे यहाँ सदिश a है और सदिश b का परिमाण, तो मतलब सदिश a का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है 1, सदिश b का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b दैट इज 2। तो इस तरीके से, और a डॉट b इतना है तो इन सदिशों के बीच कोण ज्ञात करो। तो बस कुछ नहीं करना है, a डॉट b भैया कितना दे रखा है तुमको, तो हमको दे रखा है 1। अब a डॉट b होता कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ v और कॉस थीटा इक्वल्स टू हमको कितना दे रखा 1। a डॉट b इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 और 1 इंटू 2 दैट इज 2, और 2 अपान में आ जाएगा तो 1/2। ये cos 60 की वैल्यू होती है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 60 मतलब π/3, थीटा की वैल्यू π/3। तो सदिशों a और b के बीच कोण कितना आ गया, π/3। यही हमारा आंसर हो गया और यही हमने निकालना। अब एंगल का फार्मूला अलग से मत याद करना, cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a अपॉन मैग्नीट्यूड ना, हम तो जानते हैं कि a डॉट b होता कितना है भैया, डायरेक्ट एंगल कभी भी पूछे तो यही फार्मूला लगाओ, a डॉट b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ v और cos थीटा। यहाँ से cos थीटा निकालो कितना आएगा, a डॉट b और मैग्नीट्यूड ऑफ a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो इसको रटना नहीं है, ठीक है, समझ गए। अच्छा जी, ये देखो क्वेश्चन, अब ये छोड़ दो, ये काम के नहीं है, जो अच्छे अच्छे सवाल होंगे उन्हीं को करना है। देखो हाँ ये कर लेते हैं। क्या कह रहा है, दो सदिशों a और b के बीच का कोण कितना है, थीटा है, तथा a डॉट b का मैग्नीट्यूड या a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, तो थीटा का मान ज्ञात करो। मतलब देयर आर टू वेक्टर्स a एंड b एंड द एंगल बिटवीन देम इट इज थीटा, देन आल्सो गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। कैसे करेंगे जी, तो a डॉट b दे रखा है a क्रॉस b के बराबर। अब कुछ नहीं करना, जो बराबर दे रखा बस उसी को बराबर कर लो, जो कंडीशन दे रखी कुछ सोचना नहीं यार, मोटा मोटा एकदम भैंस जैसा दिमाग लगाओ, कुछ करने नहीं। a डॉट b कितना है,
ए क्रॉस बी के बराबर है। बस फार्मूला जानते हैं ए डॉट बी का, क्या फार्मूला होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा होता है ए क्रॉस बी में, और एन के पावर होता है। लेकिन इसका क्या है परिमाण, ये तो ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है, तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड डबल मैग्नीट्यूड नहीं लगाते हैं, तो साइन थीटा का मैग्नीट्यूड लगा सकते हो, एन का मैग्नीट्यूड, ये होता है एकांक सदिश, एन कैप क्या होता है एकांक सदिश। ऐसे यहाँ भी इसका परिमाण था तो कॉस थीटा का परिमाण लगा दो, बाकी यहाँ दोबारा नहीं परिमाण लगाना है। अब देखो ए बी ख़त्म, ये देखो साइन थीटा, इधर बच गया कॉस थीटा, इधर बच गया साइन थीटा। एकांक सदिश का परिमाण भी भैया एक होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप हो जाएगा 1, यहाँ से साइन थीटा ये है और अपान में कॉस थीटा आ जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 1, साइन अपान कॉस 10 हुआ करता है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 10, 1 किसकी वैल्यू होगी 10 पाई/4, तो थीटा की वैल्यू पाई/4, और यही आंसर है हमारे लाल कितना आ गया पाई/4। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इन्होंने किया उसको छोड़ो। ठीक है, अब देखो बच्चों कौन सा करा दिया जाए आप लोगों को, ये वाला, ये नहीं, ये देखो पहले क्या कह रहा है, सदिशों ए और ए के योगफल एवं अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो जी। तो इसने चूतिया बना दिया, कह रहा है ए और बी ये दो सदिश हैं के योगफल एवं अंतर के बीच मात्रक सदिश ज्ञात करो। तो पहले ए और बी का योगफल निकाल लो, तो ए प्लस बी आ गया। अब कह रहा है योगफल एवं अंतर के अनुदिश, मतलब योगफल के अनुदिश एक मात्रक सदिश निकालो, तो योगफल हमारा कितना आ गया ए, तो योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा वेक्टर दिस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो ये पूरा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, तो ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश कितना हो जाएगा, पहले हमने निकाल लिया ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया √4 का वर्ग 3 का वर्ग और 2 का वर्ग, तो √29 हो गया। तो ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश, किसी के भी अनुदिश मात्रक सदिश निकालना हो वो वाला सदिश लिख देना और उसका बट्टे में परिमाण लिख दो। ऐसे अंतर हमने निकाल लिया, ए में से बी को घटा दिया तो ए हमारा आ गया अंतर। अब इसका निकाल लो, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ए निकाल लिया ए माइनस बी के अनुदिश मात्रक सदिश, तो वही वाला वेक्टर जिसके निकालना है और अपान में उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ख़त्म हो गया जी, ख़त्म है, शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को करना है, कोई ज़्यादा घबराना नहीं है, जिस चैप्टर में अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उसको छोड़ देना है, मतलब 2-4 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं इंपॉर्टेंट से, बाकी छोड़ देना है। ठीक है, और मॉर्निंग में आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको लेकर आएंगे, मॉर्निंग में 10 बजे करीब वीडियो आएगी, बाकी जो है 2-4 सवाल और करा देंगे मॉर्निंग वाले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। घर पे बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कल जो है लॉन्ग वीडियो के इसमें क्वेश्चन आएंगे वेक्टर में के। ठीक है, थैंक यू सो मच।